सही है। अब जो हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो हैं एस पी एस एस के, आई बी एम एस टी एस एस के। प्रैक्टिकल वन जो है वो एस पी एस एस का सिंपल है, वो सिंपल क्या कहते हैं डेफिनेशन है। प्रैक्टिकल टू से शुरू करते हैं। एस पी एस एस सिंपल है भी और नहीं भी। वेल टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मैटर तो कम से कम सिंपल ही मैं कह सकता हूँ। लेकिन एस पी एस एस जो है वो दूसरे सॉफ्टवेयर से डिफरेंट है। एस पी एस एस कंपेरेटिवली अगर मैं सच कहूँ तो एक्सेल से ज़्यादा मिलता जुलता है एज़ कम्पेयर टू मैटलैब और आर। कि मैटलैब और आर आप कह सकते हैं कि एक कोडिंग ज़बान है, एक ज़बान है, राइट, स्टैटिस्टिकल ज़बान है। जबकि क्या कहते हैं वो एक सॉफ्टवेयर है जिसका यू आई, जबकि एस पी एस एस और एक्सेल एक सॉफ्टवेयर है जिसका यू आई बनाया ही गया इन कामों के लिए, राइट। तो अब इसको हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल नंबर शुरू से टू से शुरुआत करते हैं। अच्छा, इधर तो लिख नहीं सकते हम। एस पी एस एस का बनाने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सही है। अच्छा, अब जैसे ये मैंने ऐसे ही लिखा है वेरिएबल, आप इसको डिलीट कर दें यहाँ से। सही है। वेरिएबल नेम जो है वो मैं लिखूँगा पहले सवाल का 10.19 इकोनॉमिक्स और फिज़िक्स पेपर के लिहाज से। तो मैं इकोनॉमिक्स, और आई वंडर कि ये पॉसिबल है या नहीं है, कि लीगल करेक्टर तो नहीं, लीगल करेक्टर नहीं। इसी तरह से फिज़िक्स पेपर टिपॉर। सही है। अच्छा, अब इसमें मेजर मेजर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेजर आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि कौन सा होता है। इसमें तो स्केल है और इसमें भी स्केल है। अच्छा, तीन तरीके के होते हैं मेजर, जैसा आपको दिख रहे हैं, स्केल, ऑर्डिनल और नॉमिनल। अगर आप गौर से देखें तो आपको भी अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। स्केल जो होता है वो सिंपल मेजरमेंट टाइप के होते हैं, यूनिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मेजर टाइप वाले क्या कहते हैं वैल्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टेम्परेचर, एज, हाइट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मतलब आपको ऑर्डर की ज़रूरत ना पड़ रही हो, राइट। ऑफ कोर्स हाइट या वो अगर आप ऑर्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर ऑर्डर के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ऑर्डर इस्तेमाल होगा। लेकिन इधर ऑर्डर के तौर पे कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, हमें बस सिंपल डेटा चाहिए। नॉमिनल जो होता है वो आपको सिंपल तरीके से समझ लें कि जब किसी लेवल को नाम रखना हो, जैसे टाइटल्स या हेडिंग्स, वो नॉमिनल डेटा में आ जाएगा। स्ट्रिंग वैल्यूज़ जो होती हैं वो होती हैं या न्यूमेरिकल कोड्स जो किसी स्ट्रिंग वैल्यू को या डेटा को रिप्रेजेंट करती है, वो मतलब इन इट्स ओन साइज, मतलब कोई वेरिएबल जब हो तो उसे आप नॉमिनल इस्तेमाल करता है। ऑर्डिनल और स्केलर में बस ये फ़र्क है कि ऑर्डिनल में जब कैटेगरी वाइज होता है, जैसे एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, सही है, या फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, जब आपको डेटा को कंपैरेटिव भी करना पड़ता है। अभी हमारे पास स्केलर है, हम इस्तेमाल करेंगे इसलिए मैंने वहाँ पर डेटा वैल्यूज़, वेरिएबल व्यू में डेटा वैल्यूज़ बना दी। इकोनॉमिक्स में मैं जाकर उसकी वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। 36, 56, 41, 46, 59, 46, 65, 31, 68, 41, 70 और 36, राइट। अब फिज़िक्स पेपर पर आ जाते हैं। अब हम लोग 62, सही है, 60, 53, 36, 50, 42, 58, 65 और फिर 71, राइट। डेटा आ गया, काफ़ी सिंपल है। इसमें हमें निकालना क्या है, बस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है। सही है। अब आप ट्रांसफॉर्म पे गए, या एक्चुअली इसको सेलेक्ट करना नहीं करना, आई डोंट थिंक सेलेक्ट, हाँ इसमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्चुअली। एनालाइज पर गए, कंपेयर मीन्स पर एक सेकेंड, ये रहा, सॉरी, कोरिलेट पर गए, बाईवेरिएट पे गए क्योंकि दो वेरिएंसेस हैं। इकोनॉमिक्स पेपर है और फिजिक्स पेपर है जिसमें हमें करना है पेयरसन कोरिलेशन, हमें करनी है, सिंपल कोरिलेशन कहलाती है। फ्लैग सिग्निफिकेंट कोरिलेशन भी आप कर दिएगा। ऑप्शंस में जाना चाहें तो आप कुछ निकाल लें। मीन एंड स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, नहीं निकालना, नहीं निकालना। क्रॉस प्रोडक्ट डिवीजन कोरिलेशन भी नहीं निकालना। सही है,
ओके कर देंगे अब हम। तो आपके पास इसकी कोरिलेशन आ गई है जो है -0.609। कोरिलेशन आ गई, हम इसको कह सकते हैं कि भाई नेगेटिव कोरिलेशन है और मिडिल है, एवरेज है, एवरेज नेगेटिव कोरिलेशन है। सही है। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोरिलेशन पहला सवाल ख़त्म, बस सिंपल। अब बस खैर छोड़ो। सही है। अब वेरिएबल हम लोग दूसरा बना रहे हैं। सही है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑब्टेन द लाइंस ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन भी निकालना है। प्राइस एक्स। अच्छा, अगर आप गौर करें, अगर आप करें गौर, तो वो ये है कि ये सवाल जो है इसके और एक्सेल के एक ही हैं। स्केलर कर दें इसको, स्केल। सही है। ज़्यादातर आपके पास प्रॉब्लम डेटा स्केल ही होगा। अच्छा, ये मेजर्स को भी सेलेक्ट करना ज़रूरी है। अगर मैं सच कहूँ तो अगर आप लोग पहली बार कर रहे हैं प्रैक्टिकल, तो इसके बारे में सर्च करिए और मैं भी ज़रा इस पर और थ्योरी अपनी सही करूँगा कि मेजर्स के तौर पे कब क्या इस्तेमाल होता है। क्योंकि डेटा का सेलेक्ट करते हुए ज़रूरी है। समझिए अगर मैंने प्राइस स्केल रखा हुआ है, मैंने किसी वजह से नॉमिनली ऑर्डर कर लिया, तो डेटा कभी बार निकालते हैं वो आंसर भी उल्टा कर दे देता है या आगे पीछे करके दे देता है। या कभी कभार वो आंसर ही नहीं आएगा आपका, इसलिए ज़रूरी है। राइट। 3 4 ज़रूरी है कि आप जाने के कैसे आएगा। 10 11 12 तक है। डिमांड 25 24 20 20 13 सही है। एंटर आपने कर दिया है। वही एनालाइज पर जाएं, कोरिलेट पे जाएं, बाइवेरिएट पे जाएं। सही है। आई थिंक द मेन डिफरेंस, अगर मैं आपसे पूछे कोई कि भाई क्या डिफरेंस है इतना ज़्यादा इसमें और क्या कहते हैं एस पी एस एस में और एक्सेल में, तो ऑफ कोर्स एक्सेल आप कह सकते हैं कि ऑफिसर में इस्तेमाल होता है, लेकिन और वो एक ज़्यादा जनरल है सॉफ्टवेयर, और उसका यूआई भी अगर सच कहूँ तो बेहतर है, लेकिन वो एस पी एस एस में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो इस्तेमाल ही स्टेट्स के लिए होता है। राइट। ये नीचे इसकी कोरिलेशन आ गई -(-0.976), यानी हाईली नेगेटिव। और अगर सच कहूँ तो हमने ये एक्सेल में भी निकाला था, तो इसका भी ऐसे ही हाईली नेगेटिव था जितना मुझे याद पड़ रहा है। राइट। अब मैं इसका दूसरा वाला इस्तेमाल करता हूँ। इस पर हमें क्या कहते हैं रिग्रेशन भी निकालना है। राइट। हाँ, रिग्रेशन के लिए आप कोरिलेट पर जाएं, लीनियर पे जाएं, लीनियर रिग्रेशन है। डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास y होता है। हमेशा याद रखिएगा, डिपेंडेंट रिग्रेशन के लिए डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज़ करना पड़ता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा y होता है, इंडिपेंडेंट x होता है। सही। अवेल आमतौर पर आई सपोज स्टैटिस्टिक्स में चले आए, अगर कुछ और निकालना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कोवेरिएंस मैट्रिक्स, डिस्ट्रेस पार्शल, कुछ भी, या प्लॉट्स बनाने हैं अगर, या कुछ बनाना। एक सेकंड, प्लॉट्स तो बनाना था बल्कि मुझे, तो खैर रुक जाए, मैं अलग से बना लूँगा, उसको छोड़ देना। सही है। और ओके कर दें, बस आ गया रिग्रेशन। 0.97 रेजिजुअल्स एक्चुअली ये है आपका सम ऑफ स्क्वायर्स, आपका पहला, और आपका दूसरी वेरिएबल ये है 15.564। y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, याद हम फॉर्मूला पे निकाल देते हैं। यही इसका आंसर है। मैं एक बार अपनी तरफ से भी ज़रा कंफर्म कर लेता हूँ बुक के लिहाज से। कि क्या आंसर यही है या कुछ और है। हाँ यही है। माइनस
एक्चुअली मैंने एक चीज़ नहीं निकाली इसमें, या मैं देखता हूँ अगर निकली हो। हाँ ये नहीं है, कोफिशिएंट्स ये रहे इसके, सही है। कांस्टेंट ए जो है आपका 31.455 है, और बी जो है वो आपका माइनस यानी नेगेटिव 1.927, जैसे मैंने लास्ट दफ़ा एक्सेल में भी आपको बताया था। अगर आपको समझें कि प्राइस बढ़ा के दे दें 20 तो क्या वैल्यू आएगी, तो आप बस लिख दिएगा y यानी 31.455 प्लस b यानी नेगेटिव 1.927 मल्टीप्लाइड बाय 20, और आपके पास y आ जाएगा जो नेगेटिव में था, जितना मुझे याद पड़ रहा है, राइट। ये अपनी तरफ से भी निकाल के देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं किस पे, स्कैटर प्लॉट बनाना है इसका भी। ग्राफ पे गए, चार्ट बिल्डर पे गए, हाँ ओ हाँ ये वो बता रहा है एक्चुअली मुझे, सही है। स्कैटर प्लॉट के लिए स्कैटर पे गए, इधर गए, डबल क्लिक करा, एक्स को खींच दिया। अच्छा इधर जो है वो ड्रैग कर दें, वेरिएबल्स लिख भी सकते हैं, ड्रैग करना ज़्यादा आसान है। लेबल्स अगर लिखने हैं तो लेबल्स लिख दिएगा, सेट कलर, सेट साइज, कुछ भी करना है तो कर दिएगा, वरना आप ओके कर दें। और ये आपके पास इसका स्कैटर प्लॉट आ गया, यानी आप देख सकते हैं कि कैसे नेगेटिव लाइन जा रही है। ये अंडरस्टैंडेबल है, उसकी नाम नेगेटिव 0.976 का ही है। अगर ये थोड़ा सा और सीधा होता तो ये -1 चला जाता है, यानी प्योर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है इस पर, सही है। होती अभी है नहीं, माइनस नेगेटिव 0.976 है, सही। अब आते हैं 10.21 का सपोजिटली दूसरा पार्ट है, निकालना क्या है इसमें। Find the coefficient of correlation between persons employed and cloth manufactured in a textile mill. Interpret the results. सही। रिवल्यू में गए, मुझे एक्चुअली इसका सवाल उतारना पड़ रहा है। सवाल अगर मैं सच कहूँ तो ज़रा लिख देखने में मुझे मसला हो रहा है, सही है। इसका अब हम सवाल, क्या सवाल है, 10.21 का बी, डेटा इसका उतारते हैं, पर्सनस एम्प्लॉयड ऑफ क्लोथ्स। पर्सनस लिख देता हूँ, पर्सनस एम्प्लॉयड की जगह टोटल और क्लोथ्स, सही है। ऑफ कोर्स इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि पर्सन जो है वो एक्स है और वाई जो है वो क्लोथ्स है। मेजरमेंट यूनिट स्केल, सही है। पर्सनस 137, 209, 113, 189, 176, 200, फिर 219, 23, 47, 22, 40, 39, सही है। वेरिएबल व्यू में आपके पास डेटा आ गया है, डेटा आ गया आपके पास, बिल्कुल आ गया। कोफिशिएंट निकालना है, एनालिस वही बिल्कुल सिंपल है, जितनी बार करो उतना आपका आंसर हो रहा है। शिफ्ट दबाए नीचे दोनों को हटा देते हैं, सही है। पर्सन्स और क्लोथ्स को एंटर कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और आपका एक कोरिलेशन आ गया नीचे 0.963, बड़ा अच्छा पॉजिटिव कोरिलेशन है इसका। इसका स्कैटर प्लॉट बनाते हैं तो बिल्कुल सीधा जा रहा होगा, सही है। अगर 0.976 आ रहा है इसका, या 0.973, जो भी 0.9 में अगर वैल्यू आ रही है, बिफोर यूज मेजरमेंट लेवल हैज टू बी सेट प्रॉपर्ली फॉर ईच वेरिएबल इन अ चार्ट। मेजरमेंट लेवल भाई, ये चार्ट कंटेन्स अ कैटेगरी ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यूज ये शुड बी डिफाइंड बाय फॉर ईच कैटेगरी, प्रेस टू डिफाइन अ चार्ट, सही है। स्कैटर प्लॉट था ना, डिमांड के बजाय मैं इसको हटा देता हूँ, वाई एक्सेस पे भी इसको हटा देता हूँ,
पर्सनस हैं, पर्सनस आपके पास एक्स एक्सेस पर आएगा, और क्लोथ्स जो है क्योंकि वाई है तो वाई पे आ जाएगा। हम ओके करेंगे। बिल्कुल प्योरली पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन ये देखें थोड़ा लाइन बन रही है। वैल्यू कितनी बनी थी हमारी फिर से? 0.963 बनी है। हाँ 0.963 बनी है। वेट, खैर आपको समझ में आ रहा है कि लाइन बढ़ रही है, तो आई सपोज आप कह सकते हैं कि ये एक वो वैल्यू है। सही है। अब आते हैं सवाल में, क्या क्या था? कोरिलेट कोफिशिएंट निकालना था, और कोरिलेशन बिटवीन पर्सन प्लांट को, बस यही निकालना था। और कुछ क्या था इसके अंदर? आई सपोज नहीं है। यही सवाल है इसके जितना हमें करने थे, तीन, ये दो तीन सवाल, तीन सवाल। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल नंबर 2 पे। प्रैक्टिकल नंबर 2, ये सॉरी प्रैक्टिकल नंबर 1 ही है, बस अनोवा वाले सवाल है इसके। अच्छा, अनोवा वाले सवाल अभी अभी हमने एक्सेल में करे थे, या खैर जब आप वीडियो देखें तो डिपेंड करता है कब कर रहे थे, लेकिन इसके सवाल में एंटर कर देता हूँ कि भाई डिटर्मिनेशंस आर मेड ऑन द फील्ड यूजिंग 3 मेथड्स ऑफ कैटलाइजिंग अ केमिकल प्रोसेस। मेथड, मेजरमेंट, डू द मेथड्स डिफर सिग्निफिकेंटली एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आप वेरिएबल व्यू बनाएं। सही है। मेथड की हेडिंग डालें, मेजरमेंट की हेडिंग डाल लें। मेथड की हेडिंग मैंने सही नहीं डाली, लेकिन छोड़ना क्या फर्क पड़ेगा, या बदल लेगा उसे बस। एक बार चीज़ करने की कोशिश कर ही रहे हम लोग, राइट। मेथड पहले मैं मेजरमेंट्स डालूंगा, सारी की सारी आपके पास मेजरमेंट्स हैं। 47.2, 49.8, 48.5, 48.7। सही है, ये चार हो गए। अब देखिए ये एक मेथड के, जितने भी मेथड है ना नोवा के लिए सारों का डाल दें, फिर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होगा किस तरीके से, या कम किस तरीके से हमें बताया गया था। तो आप लोगों को अगर नहीं आता तो आप लोगों को आ जाएगा, और अगर आता है तो फिर रिवीजन हो जाएगी। क्योंकि द रीज़न कि मैं भी सारे सवाल कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मेरी भी फिर रिवीजन होती रहेगी डेटा के लिहाज से। तो एक तीर से काम होता है। 49.1, 53.2, 53.2, 51.2, 52.8, और फिर है 52.3। सो ये हमारे पास डेटा आ गया। शुरुआत के चार, अब देखें जो जो मेजरमेंट जिस जिस मेथड की ना उस मेथड का नाम लिख दे रहे हैं। पहली जो चार हैं वो पहले मेजरमेंट की, दूसरे मेथड की, फिर दूसरे पे दूसरी पे दूसरी, बाकी जितनी भी पांच है वो तीसरे ही है, बस तीसरा 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 तीसरा। यहाँ पर नाम आता है, सही है, ये नाम के तौर पे एक तरीके से। तो फिर इसको कैटेगरल वैल्यू कहेंगे अगर आप सहे, राइट। हम इसको नॉमिनल वैल्यू कहेंगे क्योंकि मैंने कहा था कि कैटेगरल वैल्यू पे आता है, सही है। अब मैं बस इसको उठा देता हूँ, ज़रूरत नहीं है। फिर अनोवा बना देते हैं। अनोवा के लिए आप यहाँ से जाएं कंपेयर मीन्स में, वन वे अनोवा पे चले हैं। डिपेंडेंट लिस्ट पे आप डाल दें अपना मेजरमेंट, और मेथड डाल दें आप अपने फैक्टर पे। पोस्ट हॉक टेस्ट करवाने मुझे बिल्कुल भी नहीं करवाने हैं, बूटस्ट्रैप कुछ करवाना है बिल्कुल भी नहीं करवाना। आप देख सकते हैं कि ये कितना काम का सॉफ्टवेयर है ये, अगर आपको निकलवाना हो लिटरली सब कुछ निकाल देता है ये, सही है। ओके कर देते हैं। अनोवा आपके पास आ गया, वन वे अनोवा समा स्क्वायर आ गया आपके पास 22.3, और आपके पास एफ और सिग्निफिकेंट वैल्यू भी आ गई 0.015।
अगर आपको याद है कि अगर पी वैल्यू आपकी कम हो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से तो वो कैंसिल हो जाता है, और इसमें जो पी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंस की हेडिंग में होती है। मैं एक सेकंड वापसी कंफर्म कर, सही है, मैंने अभी कंफर्म करा, हाँ ये सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.015, क्या 0.0 यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या था, 0.05 था ना, हाँ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे 95% यानी 0.05, क्या ये 0.05 से छोटी है या बड़ी है? 0.05 से छोटी है ये, इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अगर पी वैल्यू, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से छोटी है तो यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, और अगर बड़ी है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इसमें हम लिख देंगे इंटरप्रेट रिजल्ट कि हाँ भाई है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। मेथड मेजरमेंट को ही चेंज कर देता हूँ, बार बार लिखने की क्या ज़रूरत है, राइट। क्या है, 3 sections of the same elementary mathematics of course are taught by 3 teachers. The final grades were associated as follow. सही है, तो अब जो हैं वो है टीचर्स, ये मेथड्स के बजाय क्या मसला है, मेथड्स, सॉरी नंबर्स या ग्रेड्स लिख दें, जो भी लिखना है, ग्रेड्स सपोज लिख दें, एक्चुअल जो चीज़ होगी। अभी हम एक चीज़ चेक करते हैं, जो मुझे पहले प्रॉब्लम आई, देखते हैं इस बार आएगी नहीं आएगी। नंबर्स हम लिख देते हैं बस, 75, 91, 84, सॉरी ये क्या हो गया, 84, 85, 82, 75, 68, 47, 95। जैसा आप देख सकते हैं इस बार बड़ी है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू अच्छी खासी है, सही है। 59, 83, 99, 77, 65, 81, 34, फिर 81, 77, 88, 94, 51, 52, फिर और है डेटा तीसरे का आ जाता है 77, 51, 90, 73, डेटा लिखते लिखते मेरा टाइम गुजर जाएगा सारा, 71, आई थिंक मैंने मिला दिया डेटा, 73 के बाद 90 है, फिर 71 है, फिर है 68, फिर है 69। अब हम वापसी ऊपर जाएंगे। शुरुआत की कितनी वैल्यूज़ एक ही हैं, ए 75 से लेकर 38 तक एक ही हैं। मैं ये क्या हुआ, ओह द रीज़न इज़ बिकॉज मैं यहाँ पर न्यूमेरिक मैंने वैल्यू ली हुई है, सेलेक्ट करिए, राइट। तो न्यूमेरिक के बजाय मैं स्ट्रिंग कर लेता हूँ, ओके। ए 38 तक है ना, हाँ 38 तक हो गया, 59 से फिर 52 तक, बी 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 डबल बी कर दिया, बी 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 59 कहाँ है, 59 कहाँ है, निकल तो नहीं गया, हाँ निकल गया। 59 से लेकर सॉरी 52 तक, मैं 59 लिख रहा था, ये रहा 52। अब यहाँ से सी, राइट 66 से, हाँ सही है, डन। अब हम जो करेंगे वो काफ़ी सिंपल है, मैं देखता हूँ कि ये हो रहा है नहीं हो रहा, वरना मेरे पास एक और तरीका इसको करने का।
हाँ, देखा है, इसे स्केलर वैल्यूज़ को उठा रहा है वन को, इसको उठा ही नहीं रहा हो, मतलब वेरिएबल वैल्यू में टीचर्स आ ही नहीं रही। ओह, बल्कि एक और तरीका है, आप वैल्यूज़ में जाएं, यहाँ पर सर्च करें वैल्यू के, अगर वन है, वैल्यू वन है तो उसका लेबल क्या होगा, ए। इसी तरह टू है तो उसका वेरिएबल क्या होगा, बी। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, ये भी आगे भी जाके आपके बड़ा काम आएगा। सॉरी, मुसीबत हो गई, रिमूव। ये थ्री है और इसको हम सी से डिनोट करेंगे, सी। सही है। इसका सिंपल तरीन मतलब ये है, और मैं इसको यहाँ पर न्यूमेरिक कर देता हूँ क्योंकि मैं न्यूमेरिक वैल्यू लिखूँगा। सही है, ओके। सही है, टीचर की सारी वैल्यू चली गई। मैं जैसे ही वन लिखूँगा ना यहाँ पर, ये टी की चरस जो भी है ये यहाँ पर एक्चुअली लिखा हुआ दिखा नहीं रहा है, पर इसका वैल्यूज़ का मतलब ये है कि मैं जब भी इधर वन लिखूँगा तो वो सिस्टम डायरेक्टली ए से डिनोट कर देगा। मैं जैसे टू लिखूँगा डेटा में, वो बी डिनोट कर देगा, और थ्री लिखूँगा तो सी डिनोट कर देगा। ये रीज़न यहाँ पर दिखा नहीं रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर न्यूमेरिक सेलेक्ट करा हुआ है। इसी तरीके से मैं वन 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 वन, द रीज़न मैं कर क्यों रहा हूँ ऐसे, क्योंकि वो देख रहे हैं आप डायरेक्ट वो उसको उठा ही नहीं रहा। वो डायरेक्ट अगर मैं लिखूँ, कहाँ तक था, 38 तक था, 38 निकल तो नहीं क्या, निकल ही है। अब ये टू है, ये है 52 तक जितना मुझे याद है। सही है, इसको भी मैं टू कर देता हूँ। ये यहाँ पे टू दिख रहा है पर एक्चुअली सिस्टम जो है इसको ए बी सी ही रीड कर रहा है क्योंकि मैंने वैल्यूज़ में लिख दिया। सही है। अब हम जाएंगे एनालाइज पे, और अब हम जाएंगे, रिग्रेशन ही करना था ना इसमें, सॉरी एनोवा करना था। सवाल इतना ज़्यादा लिखा कि वही भूल के करना क्या था। वन वे एनोवा हटा दिया। अब देखिए टीचर्स खुद ब खुद आया हुआ है इस पर, ग्रेड्स पे, अच्छा ग्रेड्स में खुद ही आया हुआ है। सही है, ओके कर देंगे। अब देखें उठ रहा है ये, और हमारे पास सम स्क्वायर आ गया 15.368, और का सिग्निफिकेंस जो है वो है 0.974। क्या ये 0.0, क्या ये 0.5 से ज़्यादा है, 0.0 से ज़्यादा है या नहीं है। सही है, हाँ ये बिल्कुल ज़्यादा है सिग्निफिकेंस। इसका मतलब ये है कि देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दैम, क्योंकि 0.05 से ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। अब कौन सा डेटा है, अब आखिरी सवाल है प्रैक्टिकल नंबर 2 का। मैं इसका डेटा सारा लिख देता हूँ, लेकिन पहले मैं ये बना दूँगा वेरिएबल्स कैसे बनाएंगे। वेरिएबल्स में आप लिखेंगे ईच ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ अ रैंडम सैम्पल सही है। सही है, अब हम वापसी शुरू करते हैं इसको। मैं कुछ नहीं, बस बैटरी को उस पर वो लगाया। सही है। अब क्या था सवाल। ईच ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज अ रैंडम सैम्पल ड्रॉन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, population test for quality of variances, equality of variances. ANOVA also tests for quality of means by the analysis of variances. State the hypothesis and assumption. सही है, वही है ए बी सी डी। बस जो भी डेटा है वो आपसे यहाँ पर लिख देंगे। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, मेथड ही लिख देता हूँ, मेथड, और यहाँ पे लिख देते हैं। सही है, डेटा लिख देते हैं, ग्रेड्स लिख दें, मेजरमेंट लिख दें, रैंडम नंबर लिख दें क्योंकि रैंडम सैम्पल है, रैंडम लिख देता हूँ मैं। सही है, इधर भी यही है, लेकिन इधर देखें डी भी है डेटा में। अगर आप सवाल में देखेंगे तो मैं इसको 4 से डी से डिनोट कर दूंगा। अच्छा, जो ये चीज़ दिख रही है आपको सिस्टम में आउटपुट में क्योंकि नहीं दिख रही, तो आपको शायद लगे कि लिखना ज़रूरी नहीं है, पर मैं आपको बता सकता हूँ ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये चेक किया जाएगा, और ये भी क्योंकि सिस्टम डिनोट इस लिहाज से करता है। सही है। अब डेटा पे जाते हैं, मेथड और रैंडम।
पहले रैंडम सारे नंबर लिख देते हैं 49। अच्छा मैं रिज्यूम करूँगा जब वापसी में सारे लिख दूँ ताकि ये ज़्यादा वीडियो लंबा। सही है, ये मैंने डेटा अभी एंटर करा है 42 तक। अब मैं इसका ABCD 1 2 3 4 सारा जो मैं लिख देता हूँ। 49 से लेकर 58 तक है। हाँ तो डेटा सही है यहाँ पर, सही है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। 270 से 70 से लेकर इट सीम्स कि डेटा में मसला है। ओह तो डेटा में मसला था, ये 49 से लेकर ये वाले 69 के बाद तो 58 तक है। 42 47 76 69 58, ये वैल्यू सारी नहीं लग रही मुझे। 49 42 47 सही है, 6 वैल्यूज़ हैं। 58 हाँ 6 हैं, सही है। अब इस वाले 49 से लेकर 70 तक है 2। अगर आप ये देख रहे हैं कि पहले से वैल्यूज़ कहाँ से आई हुई हैं 2, ये पुराने वाले डेटा के वाले, ये मैंने हटाया नहीं है अभी तक, अब हटा रहा हूँ साथ में। 44 से 50 सही है, फिर बाकी सारा का सारा 4 है। 4 से, और ये 4 नंबर डोनेट क्या करते हैं ये याद रखिएगा। ये सॉरी ये तो है ही, हटा देता हूँ इन्हें मैं। सही है, डेटा डिनोट हो गया। ये जो डिनोट करते हैं वो डेटा है उसको ABCD ग्रुप्स को। कंपेयर मीन्स पे गए, बन गया नोवा में गए, आई थिंक यही है, हाँ यही है, बस ओके कर देते हैं। सही है, 0.341, क्या ये 0.05 से ज़्यादा है? हाँ है। क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इसका मतलब? नहीं, क्योंकि P वैल्यू या सिग्निफिकेंस इसमें बना SPSS में, इसका मतलब ये है अगर ये 0.05 से छोटी है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, क्योंकि नहीं है 0.505 से छोटी है, बड़ी है उल्टा, तो इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। सही है, मैंने अभी वापसी एक बार कंफर्म कर लिया फिर से, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बात को कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ कि अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस यानी जो P वैल्यू होती है इसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस के नाम से, अगर वो 0.05 से छोटी हुई यानी अल्फ़ा लेवल जो भी है उससे छोटी हुई तो मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, लेकिन चूँकि बड़ी इसका सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। और इसी तरीके से ये वाला प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। बन कितनी गई? सही है, अब आते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 पे। सही है, अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 पे। इसका डेटा लिखते लिखते 50 डेटा है। The following figures give the number of children born to 50 women. Construct and group frequency distribution of this data. Frequency distribution बनानी और कुछ भी नहीं है। सही है, वेरिएबल्स हम बना देते हैं। इसका वेरिएबल सिर्फ एक ही बनेगा इसका, वो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन आई सपोज, नंबर ऑफ चिल्ड्रन स्केलर। सही है, मैं डेटा एंटर कर लूँगा फिर मैं वापसी वीडियो रिज्यूम कर लूँगा। सही है, अबे यार मैंने डेटा तो एंटर कर लिया लेकिन मैंने शुरुआत वाला वो नहीं देखा। अबे यार एक सेकंड में देख लेता हूँ। आई वंडर कि ये हो सकता है क्या, इनको हम कट किया जा सकता है जैसे एक्सेल में कर सकते हैं? हाँ किया जा सकता है। बस यहाँ पे मैं आके लिख देता हूँ और अक्वास डेटा आ गया। सही है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए काफ़ी सिंपल है। ट्रांसफॉर्म पे था नहीं, डिस्क्रिप्टिव स्टेटस पे गए, फ्रीक्वेंसीज़ पे गए। फ्रीक्वेंसीज़ में बस आप डाल दें द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन। सही है, स्टैटिस्टिक्स में चूज़ कर लें जो आपको डालना है, कि आपको क्वार्टाइल बनाना है, कि आपको कट पॉइंट्स बनाना है, कि आपको परसेंटाइल, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस, मीन, कुछ भी नहीं निकालना। अभी हमसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मीन, कुछ भी वगैरह। चार्ट्स अगर कोई बनाना है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं बनाना, मैं बस ओके कर दूंगा और मेरे पास इसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अनग्रुप्ड का डेटा आ गया, क्योंकि हमें अनग्रुप का डेटा बनाना था। राइट, फ्रीक्वेंसी है, परसेंट है, वैलिड परसेंट है, क्यूमुलेटिव परसेंट है। सही है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। यही इस सवाल में हमें करना था, बस अनग्रुप्ड। अब आ जाते हैं द 2.13 पे के द वेट्स ऑफ 50 फुटबॉल प्लेयर्स आर लिस्टेड बिलो। डेटा दिया हुआ है। मेक अ स्टैम्पली डिस्प्ले फॉर द डेटा एंड कन्वर्टेड टू फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 10 क्लासेस। अब ये वाला सवाल जो है इंटरेस्टिंग है,
क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। अब एक काम करता हूँ मैं, देखें चूँकि ऊपर वाले भी की 50 वैल्यूज़ हैं और नीचे वाले की भी 50 वैल्यूज़ हैं, श्योर वो 217 235 कुछ भी लिखना है, लेकिन तो उसमें डेटा में ऐसा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, वैल्यूज़ क्योंकि सेम है। तो मैं इसी डेटा पे 2.13 का भी सवाल कर दूंगा, क्योंकि फिर वो बार बार वैल्यूज़ लिखना फजूल में टाइम कंज्यूमिंग वाली बात है। तो अब मैं बस आपको थ्योरीज को समझा रहा हूँ कि कैसे होगा, फिर बाकी डेटा अगर आप खुद से करना चाह रहे हो तो आप कर लिएगा, राइट। अच्छा, ये वाला जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें स्टेम लीफ बनाना है, और अगर आप गौर करें यहाँ पर ग्राफ में जाकर चार्ट बिल्डर में, वो ये है कि यहाँ पे कहीं भी स्टेम लीफ नहीं लिखा हुआ। आप लाइन में सर्च कर सकते हैं, आप एरिया में पाए पोलर स्कैटर जो भी सर्च करना है कर लें, लेकिन इधर कहीं भी स्टेम लीफ है नहीं, क्योंकि यहाँ से बन भी नहीं सकता ये स्टेम लीफ, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बनता है। और दूसरी बात ये कि इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। सो द वे दैट इट कैन बी डन इज़ सिंपल कि आप नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को बस सेलेक्ट एनालाइज पर गए आप, या एनालाइज पर गए, डिस्क्रिप्टिव्स पर गए, डिस्क्रिप्टिव्स के बाद आप एक्सप्लोर पर गए, जितना मुझे याद पड़ रहा है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बस आपने डाल दिया इसमें, आपने ओके करा, और आपके पास इसकी कहते हैं केस प्रोसेसिंग समरी, और आपके पास ये वैल्यू आ गई। और अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास स्टेम लीफ है, लेकिन 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 कुछ जगहों यहाँ पे अनग्रुप्ड का नाम नहीं लिया गया, ये अनग्रुप्ड डेटा के लिए सही है। ये बॉक्स प्लॉट है, क्वार्टाइल और परसेंटाइल वाला, ये स्टेम लीफ है और ये इसका फ्रीक्वेंसी है। लेकिन ये जो है अनग्रुप्ड के लिए, हमें जो है वो ग्रुप्ड के लिए करना है। तो अब हम क्या करेंगे, नहीं कैंसिल छोड़ो, बंद नहीं करते इसको। लिए जितना मुझे याद है, आप विजुअल बीनिंग नाम एक चीज़ आती थी, ये विजुअल बीनिंग, आप ट्रांसफॉर्म पे जाएं, विजुअल बाइनिंग पे जाएं। विजुअल बाइनिंग में नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन आप पुट कर दें जो आपका डेटा सेट है, सही है। कंटिन्यू करें और आपके पास ये अजीबोगरीब सी चीज़ आ गई अजीबोगरीब मैं ही कह रहा हूँ, सही है। अगर आप सवाल नीचे पर पढ़ते हैं, उस पर लिखा है मेक अ स्टेम लीफ डिस्प्ले फॉर द डेटा एंड कन्वर्टेड टू अ फ्रीक्वेंसी टेबल, सही है, विद 10 क्लासेस बिगिनिंग विथ 190, सही है। आप यहाँ पे कट पॉइंट्स पे बाइंड वेरिएबल जो है, जो आप नया काम कर रहे हैं, उसको आप एक नाम देंगे, सही है। जो रिज़ल्ट आएगा आप इसको रिज़ल्ट का नाम दे दें, मर्ज़ी है आपकी, सही है। मेक कट पॉइंट्स पे जाएं, इसको आप अपर एंड पॉइंट्स को एक्सक्लूडेड ही करना ज़्यादा बेहतर है। मेक कट पॉइंट्स पे जाएं, फर्स्ट कट पॉइंट आपको बोला हुआ है कि भाई 190 चूज़ करना है। नंबर ऑफ़ कट पॉइंट्स ये क्या बना रहे हैं, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से इसकी थ्योरी समझाऊँ, हम बना रहे हैं क्लास इंटरवल्स, सही है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और ग्रुप में ये फ़र्क होता है कि इसमें क्लास इंटरवल बनता है। अब आपको कह रहे हैं कि 10 क्लासें आपको बनानी है, तो नंबर ऑफ़ कट पॉइंट्स जो आपके पास 10 होने चाहिए। और आपको इधर से भी दिख रहा है कि आपकी वैल्यू जो है वो 10 पॉइंट इसमें 190 है, बल्कि मैंने डेटा जबकि वो वाला इस्तेमाल करा है। तो आई सपोज मैं एक्चुअली मैं इस पर बना ही नहीं सकता, मैं इस पर बना ही नहीं सकता ग्रुप, क्योंकि वैल्यू ही इतनी में वेरिएंस नहीं है, 1 से लेकर बस 10 तक है ज़्यादा, इस पर बना ही नहीं सकता मैं एक्चुअली। अगर मैं इस पर 10 कट पॉइंट्स बनाऊँ तो प्रॉब्ली क्रिएट कर देगा। हाँ, एक काम करते हैं, दूसरा वाला भी मैं बना लेता हूँ, क्योंकि डेटा में आपको कट पॉइंट्स बताना ज़रूरी है, दिखाना। फर्स्ट कट पॉइंट मेरा 1 होगा, 10 बनाना है। मैं 10 नहीं, इसमें मैं आपको विथ, मैं आपको क्या कहते हैं 5 बोल दूंगा, ताकि इसकी विथ जो है वो कम से कम 2 हो जाए। ओ ग्रेट, कट पॉइंट पे क्या बनाया है इसने। 1 से शुरू कर रहा हूँ मैं, ये क्या हुआ, बटन दब गया सपोज। 1 से शुरू है, कट पॉइंट्स आपके पास 2 होने चाहिए, सही है। विथ क्या बन रही है, ओ सॉरी, नंबर ऑफ कट पॉइंट्स 2 नहीं बल्कि 5 होनी चाहिए। तो विथ जो आपके पास बन जाएंगी, फिर बन जाएगी आपके पास 2, तो लास्ट कट पॉइंट जो आपके पास बनेगा 5 के बाद वो 9 बनेगा।
3 कर देते हैं मित्र। सही है, 1 से लेकर 3 तक, ताकि 13 तक हो जाए। 2.5 कर लें, मर्ज़ी है आपकी, आप जो भी करना चाहें आप लिटरली कर लें। 2.2 कर लें, 2.5 ही कर लेते हैं, ताकि क्योंकि 10.82 तक है ना वैल्यू हमें यहाँ पर दिख रही है। सही है, मैं आपको भी दूसरा वाला सही तरीके बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको थियोरेटिकली बता रहा हूँ। अच्छी बात, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। विल बी रिप्लेस्ड, ओके कर दें। मेक लेवल ज़रूर बनाएगा, ये चीज़ आ जाती है कि भाई 1 से लेकर 1 से कम, फिर 1 से लेकर 3.49 तक, फिर 3.5 तक, फिर ये तक, फिर 11 से हाई तक। सही है, रिज़ल्ट के अंदर बना देंगे आप। बिनिंग विल क्रिएट 1 वेरिएबल, मैंने कहा ओके। और वेरिएबल कहाँ बन रहा है, ये वेरिएबल बन रहा है यहाँ पर। अभी श्योर मैं आपको सिंपल दिख रहा है, लेकिन अब मैं अगर आपको इधर वापसी फिर वही स्टेप कन्वर्ट करूँ, दिखाऊँ एक बार, क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव्स में जाएं, एक्सप्लोर में जाएं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन डाला हुआ है, इसको ज़रा हटा देते हैं। ये और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वो वाला बना देते हैं जो आपने बनाया है। अगर आप गौर करें तो उसका पूरा नाम अगर आपके पास आ जाए किसी तरीके से, तो वो ये है कि ये सिंपल वाला नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन नहीं है, बल्कि ये सवाल वाला नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है जब मैंने रिज़ल्ट में बनाया है। सही है, मैं ओके कर दूं तो अब देखिएगा क्या होगा। ये देखें, वैल्यूज़ लेबल रिज़ल्ट 1 से कम, 1 से लेकर 3.49 तक, 3.5 से 5.6 से लेकर 8.49 और 8.5 से लेकर 10 तक, और फिर 6-11 से ज़्यादा। ऑर्डिनल है रिज़ल्ट, इसने आपको बस यहाँ पर बता दी कि भाई ये आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है। और इस तरीके से आपके पास एक फ्रिक्वेंसी का आ जाता है। अब मैं जो है नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन बाइंड का मतलब वही होता है जो मैंने अभी बनाया। अब आई सपोज़ मुझे आपको दिखाना पड़ेगा, मैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को ही चेंज कर देता हूँ। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन के बजाय मैं यहाँ पर आके बस फुटबॉल लिख देता हूँ, प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर। देख रहे हैं आप, बना हुआ आ रहा है फुटबॉल प्लेयर्स। सही है, डेटा व्यू में गए, फुटबॉल प्लेयर्स की जगह पर आप बस पुट कर दें, इसकी वैल्यू मैं वापसी ऑन करके दिखा दूंगा जब मैं बन। सही है, मैंने डेटा इसका एंटर कर दिया है, सारा का सारा फुटबॉल प्लेयर उसका 50 है। वही हम लोग फिर शुरू करते हैं। मैं आपको एक बार फिर सही से चला आप देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे विजुअल बाइंडिंग के लिए, क्योंकि अगर आपको फ्रिक्वेंसी बनानी है, नंबर ऑफ़ फुटबॉल प्लेयर्स, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन फुटबॉल प्लेयर्स में सब डालेंगे जो डेटा आपको इस्तेमाल करना है। सही है, एक्सक्लूडेड कर लें, ज़्यादा बेहतर है। फर्स्ट कट पॉइंट आपको 190 बोला गया है सवाल के अंदर, और नंबर ऑफ़ कट पॉइंट्स जो है वो 10 होने चाहिए, राइट। एंड कवर इट, कन्वर्ट इट टू अ फ्रिक्वेंसी टेबल में 10 क्लासेस। सही है, 9.8 278 तक लास्ट आ रहा है आपका। आप अप्लाई कर दें, रिज़ल्ट्स के अंदर डाल दें। सही है, मेक लेबल ज़रूर कर दें। सही है, मेरा रिज़ल्ट ये सारा का सारा वेरिएबल है। बताऊँ क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि वैल्यूज़ कितनी आई हैं आपकी, कितने पास है। अब मैं इसी को ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ, सॉरी एनालाइज पे जाता हूँ, एक्सप्लोर पे जाता हूँ, इसको हटाते हैं और फुटबॉल प्लेयर्स के इस वाले डेटा को हम डाल देते हैं। बाइंड वैल्यू जो भी आप कहना चाहें, बोथ कर दे देंगे। और आपके पास जैसा आप देख सकते हैं कि आपके पास डेटा शुरू हो गया है, आना शुरू हो गया है। रिज़ल्ट्स 190 से कम, फिर 2 आपका 190 से कम है, फिर 3 आपके पास 190 से 199 के बीच में है, फिर 199 2 से 4 हैं, 5 हैं, ऐसी करके आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। फुटबॉल प्लेयर बाइंड एन 50 वैल्यूज़ हैं, परसेंट 86.2, केसेस मिसिंग 8 हैं, 13.8% एंड टोटल है 100% है। सही है, आपके पास टाइम लीफ है, फ्रीक्वेंसी 1 2 4 6 8 और लीफ की वैल्यू आती जा रही है।
सही है, इस तरीके का फ्रिक्वेंसी टेबल बन गया। इस सही है। अच्छा, मैंने अभी एक और चीज़ करी है यहाँ पर, जो मैंने देखा कि हमारे पास श्योर हमारे पास ऊपर तो लिखा हुआ आ रहा था डेटा में कि भाई ये जो है वो डेटा फ्रिक्वेंसीज़ का है, लेबल्स के साथ है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, लेकिन मेरे पास ऐसा बना हुआ नहीं आ रहा था। अब इसका तरीका क्या है ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। काम वही है, याद है हम पहले अनग्रुप में किस तरीके से बना रहे थे, सही है। जबकि पहले अगर ग्रुप होता है तो हमने पहले बनाया कंप्यूट वेरिएबल, विजुअल बाइंडिंग पर गए ताकि ग्रुप वेरिएबल्स बन जाए हमारे पास, और फिर एनालाइज पे जाके फिर क्या क्या सॉरी हाँ एनालाइज पे जाके डिस्क्रिप्टिव में जाकर एक्सप्लोर में जाकर हमने एक प्लॉट बना दिया जिसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया, लीफ प्लॉट भी आ गया। लेकिन अगर हमें वो दिखाना है फ्रीक्वेंसी टेबल, तो बनाने का जो तरीका है वो ये है कि आप डिस्क्रिप्टिव पर फिर जाएँ, फ्रिक्वेंसीज़ पे जाएँ, और पर फुटबॉल की बाइंड जो वैल्यूज़ जो आप उसके लिए इस्तेमाल जो आपने वही बाइंड वैल्यूज़ जो मान ली जो बनी है ना वैल्यूज़, आप उसी को पुट करके ओके कर देगा तो आपके पास एक ऐसा, मैं अभी नहीं करूँगा कि मेरे पास बना हुआ है, तो आपके पास एक डेटा सेट भी ऐसा आ जाएगा। सही है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, ताकि पढ़ने में आसानी हो। राइट, अब हम आते हैं, अब कौन सा सवाल है, ओ अब है ये सवाल किस चीज़ का है, आई सी। अब फिर हमारे पास सवाल है चार्ट्स ग्राफ्स के। अगर आपने एक्सेल पे काम करा है या आपने कहीं और काम करा है तो आपको फिर पता होगा कि ग्राफ्स कितना आसान है, लेकिन मैं आपको ही पहले से बता रहा हूँ कि इसमें इतना आसान नहीं है बनाना, क्योंकि इसको निकालने में भी काफ़ी मुश्किल पेश आई थी अगर मैं कहना चाहूँ। सही है, 2.21 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग बाय रेक्टेंगुलर डायग्राम शोइंग इनकम सेंड बाय टू फैमिलीज ऑन डिफरेंट आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। रेक्टेंगुलर डायग्राम का मतलब है कि ये सब डायग्राम हमसे मांग रहा है कि किस तरीके से सब चार्ट वाली बाय डायग्राम बना के दिखाओ हमें। सही है, अब मैं इसको एक बार बना के दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पर फैमिली एंटर करा है, फैमिली एंटर करा है डेटा में से, और फिर जो आइटम एक्सपेंडिचर पे जो आइटम्स थे ना जिन पर डेटा आया है मैंने वो एंटर करा है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, फ्यूल और मिसलिनियस। क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है, इसमें डेटा किस तरीके से एंटर करना है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए शायद थोड़ा मुश्किल है इधर। लेकिन जैसे मैंने इधर वैल्यूज़ बनाई थी, मैं वैसी वैल्यूज़ बनाऊँगा फिर से कि भाई 2 फैमिली हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर 1 हुआ तो फिर भाई फैमिली ए लिख देना उसे, और अगर 2 हुआ तो फिर भाई इसको फैमिली बी लिख देना। राइट, ओके कर दिया मैंने, और डेटा आ गया, मैंने इसको नॉमिनल कर दिया और इन सबको स्केल कर दिया, सॉरी स्केल नहीं ऑर्डिनल है, क्यों, क्योंकि एक ग्राफ बन रहा है इसका। सही है, कंपेरेटिव हो रहा है ना कि भाई किस पे कंपेयर हो रहा है कि भाई कौन सा किसने ज़्यादा इस्तेमाल करा है, कौन किसने कम खाया है, किस चीज़ पे ज़्यादा पैसे लगे, किस चीज़ पे कम पैसे लगे, बन गया। अब फैमिली में मैं काफ़ी सिंपल तरीके से ये लिखूँगा कि 1 और 2, बस 1 जो है याद रखिएगा फैमिली ए डिनोट करता है, और 2 जो है वो फैमिली बी डिनोट करता है। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे फूड पे लिख दूँगा, फैमिली ए पे 32 फूड पे खाया है, और इसी तरीके से फूड के पर दूसरी वैल्यू फैमिली बी की मैंने एंटर कर दी। राइट, डेटा एंटर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरीके से 20, फिर इसी तरीके से 8, इसी तरीके से शेल्टर पे कितना खाया है भाई इन लोगों ने, 8 खाया है, और इस पर कितना खाया है, 4 खाया है, फ्यूल 4, फ्यूल पे तो बड़े कम पैसे लगा रहे हैं लोग, लग रहा है ताकि लग रहा है यहाँ पर रहते नहीं हैं 16 मिसलिनियस है, 4 पे सॉरी 6 है, 6 यहाँ पर मिसलिनियस हो गया। सही है, अब हम जाएंगे एनालाइज पे, ग्राफ पे। सही है, या श्योर आगे ओके करेंगे। अब हम जाएंगे बार पे, बार पे सिंपल ग्राफ पे, सॉरी ये वाला ग्राफ है। सही है,
सही है। अब मैं फैमिली को डिनोट कर दूंगा, यहाँ पर ड्रैग करूंगा, और फूड, क्लोथिंग और शेल्टर को मैं ऐसे ही क्या कहते हैं शिफ्ट दबा के सबको ड्रैग करूंगा, फिर काउंट पे ले आऊँगा। आई थिंक ये आया नहीं है। वियर्ड, आ क्यों नहीं रहा ये? फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, म्यूट नहीं आ रहा फॉर एनी रीज़न के, ये नहीं आ रहा। एक सेकंड। हाँ, स्केलर वैल्यूज़ आएंगे यहाँ पे, एक्चुअली ऑर्डिनल नहीं आएंगी। या आ रही है, एक एक करके आ रही है। अच्छा, एक एक करके डाल देता है। पहले देखते हैं कि हमारे पास आ ही क्या रहा है। तो यहाँ पे टाइटल सेट हो जाता है। मैं एक सेकंड एक चीज़ चेक करता हूँ। ना द ओनली थिंक मैंने अभी करा करा है, और वो रीज़न नहीं उठा रहा था, वो इसलिए था क्योंकि ऑर्डिनल पे डिपेंड करता है। ऑर्डिनल श्योर मैंने कहा था कि ग्राफ में कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टैक्ड है। तो वो जो कंपेयर हो रहा है वो एक्चुअली फैमिली ए और फैमिली बी के बीच में है, एज़ कम्पेयर टू ये कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, फ्यूल एक दूसरे से कंपेयर हो रहा है, राइट। उनमें तो क्योंकि वो अपनी जगह पे अपनी चीज़ है, इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस, राइट। हर दोनों में अपनी अपनी जगह है। आप फूड को क्लोथिंग से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, आप शेल्टर को फ्यूल से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल ग्राफ बना बार ग्राफ बना रहे हो तो फिर कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये सब डिवाइडेड बार चार्ट है और फैमिली ए और फैमिली बी का बताना है, इसलिए ये नहीं बता रहा। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। सही है। अब आप जैसे देख सकते हैं कि फैमिली ए ने अच्छा खासा खाया है फैमिली ए की क्योंकि टोटल वैल्यू 80 है और फैमिली बी की टोटल वैल्यू 40 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 40, यहाँ पे 80, यहाँ डेटा हमारा सही बन गया। सबसे ज़्यादा इन लोगों ने फूडिंग पे इस्तेमाल करा उस पर। अब मैं क्या कह रहा था कि भाई कि डेटा क्यों नहीं बन रहा। मैंने डेटा को जो जब ये एंटर हुआ है वो इस तरीके से हुआ है, बस सिंपल तरीके से कि मैंने, याद है यहाँ पर बोला था कि ऑर्डिनल होना चाहिए, बिल्कुल ऑर्डिनल होना चाहिए, लेकिन डिपेंड्स अपॉन द डेटा, राइट। इसलिए मैंने कहा था कि आपको पता होना चाहिए किस चीज़ को कहाँ पे इस्तेमाल करना है। यहाँ पर ऑर्डिनल की वजह स्केलर ही आएगा। क्यों? क्योंकि श्योर यहाँ पर डेटा में हम कंपेयर ग्राफ से कर रहे हैं, लेकिन ग्राफ्स में भी हम फैमिली ए के अंदर ही एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, राइट। फैमिली ए को अंदर ही हम एक दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं कि कौन कितना खा रहा है 80 में से, सही है। और फैमिली बी में कंपेयर कर रहे हैं कि भाई कौन कितना खा रहा है 40 में से। हमें इसको कंपेयर कर रहे हैं मेनली, इन दोनों को नहीं। अगर हम सिंपल बार ग्राफ बनाते हैं तो फिर उसे समझ में आता है कि हम लोग करते हैं। इसलिए इधर हमने स्केलर वैल्यू इस्तेमाल करी है और इस तरीके से इसका स्टैक चार्ट ख़त्म हो गया है। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा वाला क्वेश्चन भी एक ऐसा क्वेश्चन है जिसने बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करी थी। मैं इसका डेटा लिख देता हूँ, इसका भी डेटा बिल्कुल वैसे ही आएगा और इसमें भी फैमिली और वही वैल्यूज़ हैं। बस फैमिली में यहाँ पर आप जाएँ, क्योंकि फैमिली अब ज़्यादा बढ़ गई हैं, इनकी 3 फैमिलियाँ हो गई हैं, तो आप यहाँ पे जाएँ और यहाँ पे थर्ड पे जाकर फैमिली सी लिख दें, राइट। ओके कर दिया, बाकी सब कुछ वही है। अब बस यहाँ पर आप थर्ड लिख देंगे कि फैमिली बी सी, और अब तीनों के आप एंटर कर देंगे। 43 इसने करा, 87 और 120। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको काफ़ी सिंपल तरीके से बस रॉ वाइज डेटा एंटर कर रहा हूँ, राइट। 18, 17, 25, 3, 10, 12, 5, सॉरी 5 बराबर में आएगा, मैंने यहाँ पर लिखना शुरू कर दिया। सही है। 5, 9, 15। ओ इसमें जो हो
इसमें एक्चुअली मैंने देखा नहीं, लेकिन आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर थोड़ा डिफरेंट है इसमें। खैर कोई बात नहीं, मैं बस एंटर कर देता हूँ डेटा, फिर मैं चेंज कर दूँगा। मिसलेनियस की जगह मैं रेंट का डेटा डाल देता हूँ, मैं फिर आपको सेम करके दिखा देता हूँ, फिर वो बन कैसे रहा तो सारा सेंस बन जाएगा। राइट है। अब वेरिएबल व्यू में लेके जाके पहले हमें नाम बदलने हैं। फूड आर्टिक फूड है, सही है। क्लोथिंग बिल्कुल है। रिक्रिएशन नहीं है, शेल्टर की बजाय मैं रिक्रिएशन लिख दूंगा यहाँ पे। बस नाम ही चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है। और क्या है, एजुकेशन वैल्यूज़ मैं पहले ही डाल चुका हूँ इनकी। एजुकेशन, रेंट, इसकी स्पेलिंग ज़रा सही कर दूँ मैं, क्या हो गया, सही है। और अब यहाँ पर एक और वैल्यू मिस, यहाँ पर गए वैल्यू चेंज कर दिया आपने, बहुत सिंपल, काफ़ी ज़्यादा सिंपल। मिस्क मिसलिनियस से मुराद 6, 15 और फिर 11, देखें वैल्यू सारी 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 अपनी जगह पर आ गई, आप चेक कर लीजिएगा अपनी तरफ से। अब हम जाते हैं एनालाइज पे, सॉरी ग्राफ पे, चार्ट बिल्डर पे गए। हाँ अल्लाह के बंदे मुझे पता है, आगे बढ़ो। बार ग्राफ में गए, हमें ये वाला बनाना है, मल्टीपल बार चार्ट। मल्टीपल बार चार्ट में आप बस फैमिलीज़ को क्या कहते हैं पकड़ें और ड्रैग कर दें यहाँ पे, और इन सबको भी पकड़ें, शिफ्ट से आप सबको सेलेक्ट करें फिर ड्रैग कर दें। ये बोल रहा है कि हाँ भाई हाँ बिल्कुल सही है, हम ओके कर देंगे और आपके पास इसका नया डेटा आ गया। सही है। क्लस्टर्ड बार, मीन ऑफ फूड, मीन ऑफ क्लोथिंग, मीन ऑफ क्रिएशन, मीन ऑफ एजुकेशन, मीन ऑफ रेंट, मीन ऑफ मिस्क एंड बाय फैमिली बाय इंडेक्स। भाई फैमिली 1 ने इतना खाया है, फैमिली 2 ने इतना खाया है और फैमिली C ने इतना खाया है। सही है। इस तरीके से आपके पास फैमिली का भी डेटा आ गया कि भाई कौन सा कितना, कि फैमिली C ने इतना करा है, फैमिली B ने इतना करा है और फैमिली A ने इतना करा है। अच्छा, इसको एक और तरीका बनाने का जो मैं देखता हूँ, अगर वो हो रहा है, डिपेंड्स अपॉन द डेटा, तो कि आपको किस तरीके से इसको सेट करना है। इसको मैं हटा देता हूँ वापसी से, फैमिली को भी हटा देता हूँ। अब मैं एक चीज़ करूँगा कि देखते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। मैं फैमिली को यहाँ पर वाई एक्सिस पे ले रहा हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं, हाँ यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि आप जानना चाहेंगे यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डिनल डेटा आएगा। सही है। मैं चले आपको दिखा कर कर देता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अगर वो हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ ये नॉमिनल है या नहीं है। नॉमिनल है क्योंकि कैटेगरी वाइज है भी। इसको भी फिर मैं ऑर्डिनल करके देखता हूँ कि आ रहा है नहीं आ रहा। ग्राफ्स पे गए, ओके ब्रदर आगे बढ़ते हैं। फैमिली मैंने यहाँ पर डाली हुई है, एक्चुअली सारा निकालो उसको, फैमिली को यहाँ पर खींचा, 3 फैमिली हैं, देखते हैं ये आता है नहीं आता है। ओके लग रहा है इसको हमें करना पड़ेगा। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, अगर आप एक बार वो स्केलर कर देते हैं। हम्म
सही है, जो मेरा वो था मुझे बिल्कुल सही पता चला। एक स्केलर वैल्यू क्लस्टर के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। क्या ये वैल्यू यहाँ पर आ सकती है? ओह माय गॉड, मैं मजाक कर रहा था, मैं सिर्फ चेक ही कर रहा हूँ डेटा निकालने के लिए। अच्छा, मैंने अभी ये डायग्राम चेक करी है। इस पे सवाल में एक और चीज़ लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट द डेटा बाय सूटेबल डायग्राम ऑन परसेंटेज बेसिस। परसेंटेज बेसिस से मुराद ये है कि इसमें सब डिवाइडेड बार चार्ट बनेगा। वही चीज़ जो हमने पहले बनाई है। तो सिंपल है, आपके पास डेटा तो वैसे ही है, आप बस जाएं ओके कर दें। क्योंकि परसेंटेज बेसिस की बात की जाए तो बस समझ लीजिए सब डिवाइडेड बार चार्ट करेंगे। आपको मैंने फिर भी ये डबल बार चार्ट भी बनाना बता दिया, किस पर अगर लगेगा तो किस तरीके से लगेगा, ताकि अगर आप लोगों को भी आए आपके पास तो आपको मसला ना हो। तो ये फैमिली को मैंने एक्स एक्सिस पे कर दिया, क्लोथिंग से लेकर फूड को मैं हटाना भूल गया। एक सेकंड, वेरिएबल व्यू में फूड किसी वजह से ऑर्डिनल हो गया स्केल। अब करते हैं ग्राफ पे गए, चार्ट बिल्डर पे गए, श्योर मैं कर दिया। फैमिली पे गए, पकड़ के ड्रैग करा, फूड को सेलेक्ट करा सबको और इसको यहाँ पर लिया। मैंने ओके कर दिया और यहाँ पर आंसर आ गया उसका। सही है, क्योंकि आप समझ सकते हैं परसेंटेज बेसिस वाला सारा का सारा काम है ये, राइट। या वरना अगर आपको सिंपल बार चार्ट, कंपेरेटिव बार चार्ट का भी बात की जाए तो आप ये भी बना सकते हैं। और पहले वाले का भी मैं चले रेक्टेंगुलर डायग्राम भी मैं ये वाली आपको बना के दिखा देता हूँ। सही है, क्योंकि फिर इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसके लिए एक काम करते हैं, नया फैमिली ही मैं क्रिएट कर देता हूँ, फैमिली चले 2। क्योंकि पहले वाले सवाल का अगर आप बार डायग्राम बनाना चाह रहे हैं ना, सिंपल बार डायग्राम, तो उसके लिए थोड़ा डेटा डिफरेंट तरीके से एंटर किया जाएगा। सही है, आप बस लिख दें फैमिली 1, फैमिली फैमिली ए लिख दें, फैमिली के बजाय फैमिली ए। इलीगल कैरेक्टर इट सीम्स, ए बी और एक्सपेंडिचर भी लिख दें आप। इनमें वैल्यूज़ जो हैं वो सारी स्केलर ही होंगी, वो खुद ही उसको सेट कर लेगा। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। फैमिली ए में आप फैमिली ए की सारी वैल्यूज़ पुट कर दें बस। सही है, 43, सॉरी 32, 20, 8 4 16। सही है, 20, 8 4 2 6। और एक्सपेंडिचर इन सब के किस तरीके से हैं? फूड पर है ये, क्लोथिंग पर, अच्छा हाँ यहाँ पर आ नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वेरिएबल व्यू में हमें इस एक्सपेंडिचर को वो करना पड़ेगा। ये भी चेक करके देख लेते हैं, अगर ये भी गलत हमारा हुआ तो इसे हम सही कर देंगे। सिंपल तरीके से मैं ही करके बता दूंगा। फूड, क्लोथिंग, सही है, रिक्रिएट जो भी है, क्रिएशन है, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर है, सॉरी रिक्रिएशन में दूसरे सवाल का देखना शुरू किया था, फ्यूल, और फिर है मिससेलेनियस। देखते हैं कि इसका बनता है या नहीं बनता है।
या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये। स्कैन प्रॉपर मेजर लेवल इज नोन फॉर वन और मोर फील्ड्स डेटा सेट फील्ड्स कैन असाइनमेंट कैन बी असाइन्ड डेटा स्कैन डेटा। सही है। इसने बी भी है। एक सेकंड मैं एक चीज़ सेट करता हूँ उसकी। यहाँ पर क्या सेट कर रहा था मैं यहाँ पर वो सेट करके देख रहा हूँ कि देखते हैं किस तरीके से होता ही नहीं होता। ओके पे गए। फैमिली को बनाने की ज़रूरत नहीं थी, फैमिली एक ही काफ़ी है। मैं उसको पकड़ के बस डिलीट कर देता हूँ क्योंकि फैमिली हमारे पास एक ही है। यस यस आई नो फैमिली है। काम करते हैं यहाँ पर ही थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन रहा है फिजूल में, इसको यहाँ से करने की कोशिश कर देते हैं। सही है। डेटा मैं इसका यहाँ पर लिख देता हूँ 32। कोशिश करते हैं कि कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा। राइट। फूड की दूसरी वैल्यू ये है 20 और 8 और 4 और 2 16 और 6। ये नीचे की डेटा और मिसलिनियस को मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। ज़रा चेक करते हैं कैसा बन रहा है क्योंकि मैं जो बनाना चाह रहा हूँ अगर वो बन रहा है नहीं बन रहा है इस डेटा सेट के साथ। फैमिली को मैं यहाँ पे ले आया, ये सी क्यों आ रहा है? ओह फैमिली सी में क्योंकि है अभी भी। राइट। इसको अगर मैं फैमिली से हटा दूँ या फैमिली ए वाला ही एक्सपेंडिचर में काम करता हूँ इस्तेमाल कर लेता हूँ। चार्ट बिल्डर ये वाला फैमिली नहीं बल्कि पहले वाला आखिरी वाला जो फैमिली मैंने ए बनाया जो एक्चुअली मैंने बनाया था। राइट। फैमिली ए 2 के लिए बन रहा है और मैं ये फूड और ये सारा उठाकर अगर मैं यहाँ पर ले आऊँ तो इस तरीके से आपके पास एक डेटा सेट बन गया इसका। ये फैमिली ए का है, फूड की वैल्यूज़ यहाँ तक जा रही हैं, क्लोथिंग की यहाँ पे जा रही हैं और ये डेटा बन गया लेकिन ये सही नहीं बना है। अच्छा मैंने इसको बनाने की कोशिश करी लेकिन ये बना नहीं जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ। ऐसा बोल तरीके से बनता ही नहीं है। चले छोड़े मैं आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि और भी हमारे पास सवाल बाकी है। प्रोबेबिलिटी के सवाल, प्रोबेबिलिटी के सवालों के लिए इतना मुश्किल नहीं होता। सही है। सिंपल तरीके से आप ट्रांसफॉर्म पे जाएं, कंप्यूट वेरिएबल पे जाएं। डिपेंड करता है आप पीडीएफ निकालना चाह रहे हैं या सीडीएफ, जो भी निकालना चाह रहे हैं आप समझ लें मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ। हाँ
वही बाइनोमियल वाले ही सवाल थे ना हमारे पास। 8.3 का चले बी निकालते हैं, सही है। ज़्यादातर इसमें पीडीएफ है, पीडीएफ है अगर तो पीडीएफ नॉन सेंट्रल, फिर पीडीएफ डॉट बाइनोम आप सेलेक्ट कर लें, ऊपर ये आ जाएगा। ऊपर ये क्वांटिटी पूछ रहा है कि भाई बताओ एक्स क्या है। एक्स जो है वो है 3 सक्सेसेस हैं 8 ट्रायल्स के अंदर, 3,8 सक्सेस प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इसमें 0.4 है। किस वेरिएबल में चाहिए भाई मुझे? एक रिज़ल्ट का एक वेरिएबल ऐसे ही बना दो या कुछ भी बता दो, बाइनोम रिज़ल्ट के नाम से बना दो, सही है। मैं ओके कर दूंगा। अब अगर मैं राइट पे ले जाऊँ तो बाइनोम वेरिएबल मुझे दिखा रहा है 0.28 वैल्यू, जो बिल्कुल सही है। जो एक्चुअल वैल्यू 0.276 है, लेकिन बहुत करीब है इसके, ये सही है। इसी तरीके से फिर दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट ऐसे करना है, बस सिंपल वही है, सही है। अब जब 2 और फ्यूअर के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वो CDF वाला है, वो भी वही है जो सिंपल है, लेकिन मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। डिस्क्रिप्टिव कंप्यूट वेरिएबल पर गए, डॉट बाइनोम की बजाय अब आप PDF यहाँ पर पहले CDF सेलेक्ट करेंगे क्योंकि फ्यूअर की बात की जा रही है, तो CDF डॉट बाइनोम, सही है। आप पहले वाले को हटा देते हैं क्योंकि याद रखिएगा पहले वाला हटता नहीं है। 2 और फ्यूअर बताना है ऐसे, सही है। 2 और फ्यूअर इन 9 ट्रायल्स देन 0.4, और आप इसी तरीके से ओके कर देंगे। चेंज एग्जिस्टिंग वेरिएबल, हाँ भाई चेंज कर दो एग्जिस्टिंग वेरिएबल, ये हमारे पास पुराना वाला है। 0.23 रिजल्ट आ रहा है बाइनोम पर, यही आंसर है, सही है। इस तरीके से बाइनोम वाले भी सवाल यही हैं, सारे के सारे सवाल यही हैं। मैं चलें 8.6 भी करके दिखा देता हूँ एक बार, 3 ही सवाल हैं इसके। कंप्यूट वेरिएबल पे गए, क्या लिखा हुआ है? द इंसिडेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज इज एन इंडस्ट्री सच दैट द वर्कमैन हैव 20% चांस, 0.2 है प्रोबेबिलिटी। 6 वर्कमैन नॉट मोर देन 2, यानी 2 और 2 से कम, लेकिन तो मैं 2 ही रखूँगा। CDF में 6 इसका वो है, और 0.2 इसके चांसेस है कि लगेंगे। ओके कर दूँ, ये बोलेगा चेंज एग्जिस्टिंग वेरिएबल, मैंने कहा भाई चेंज कर दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। 0.90% अगर आपको याद है तो यही आंसर लास्ट दफ़ा भी हमारा आया था, सही है। ये अभी हमने एक्सेल में भी यही वाले सवाल हमने करें, और चार्ट बिल्ड कर रहा हूँ मैं। इसी तरीके से ट्रांसफॉर्म पे जाएं, कंप्यूट वेरिएबल पे जाएं। अब बोल रहा है कि अगर बताओ अगर 4 और मोर विल कैच द डिजीज़, यानी 4 या 4 से ज़्यादा। तो चूँकि हमें 4 या 4 से ज़्यादा का निकालना है तो हम 3 तक का निकालेंगे, सही, क्योंकि हमें 4 या 4 से ज़्यादा करना है तो हम 3 तक का निकालेंगे, फिर इसी वैल्यू को हम उससे माइनस करवा देंगे, सही है। एग्जिस्टिंग वेरिएबल बिल्कुल सही, 0.98 आई है, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है। इसको फिर 1 से माइनस भी करवाएंगे, तो 1 माइनस अगर 0.98 आ जाए तो आपके पास मेरे ख्याल से बहुत 0.02 वैल्यू बचेगी। तो वो आपका वो होगी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस करवाना। क्यों? क्योंकि CDF और CDF लेफ्ट साइड को सिर्फ कवर करता है। अब ये ज़्यादातर यानी लोअर की बात को सिर्फ कवर करता है, ये ग्रेटर दैन की बात कर रहा है, इससे 4 या मोर से ज़्यादा, इसलिए हम बस 3 या 3 से कम तक का निकाल लेंगे। तो फिर ऑफकोर्स जो बाकी प्रॉब्लम बचती है 4, 5, 6 की बचती है, क्योंकि 3 और 3 से कम यानी 0, 1, 2, 3 हमने निकाल ली, 4, 5, 6 बचती है। 0 से लेकर 3 तक हमने निकाल लिया। फिर जो भी आंसर आया उसको, जो आपको पता है कि जो टोटल वैल्यू तो प्रोबेबिलिटी की 1 होती है, 1 से माइनस कराएंगे तो पास ये डेटा आ जाएगा। जो 1 से इसको माइनस कराएंगे 0.98 के बाद तो बन जाएगा 0.02। इस तरीके से वाला भी सवाल आपके बाइनोमियल वाले ख़त्म हो गए, प्रैक्टिकल नंबर 3 तक ख़त्म हो गया, सही है। इस तौर पे मैं ये प्रैक्टिकल की वीडियोस ख़त्म कर देता हूँ, और फिर अब मैं देखता हूँ मैं शायद ही SPSS के बाकी प्रैक्टिकल्स की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी इनके लिहाज से भी एक्चुअली वो अभी प्रैक्टिकल्स करने हैं, तो अगर होंगे तो मैं बना दूंगा, वरना अभी SPSS के यहाँ तक प्रैक्टिकल बनना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।